आज हम लोग कुशीज थ्योरम फॉर मल्टीप्लिकेशन सीरीज को कंप्लीट करेंगे और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। हम क्वेश्चन बैंक में देख लेते हैं एक बार। तो ध्यानपूर्वक यहाँ क्वेश्चन को देखो आप। स्टेट एंड प्रूफ कुशीज थ्योरम फॉर मल्टीप्लिकेशन सीरीज, ठीक है। और भी आपके ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये सारा जो काम है ना, किस किस ईयर में पूछा गया है ये आप कर लेना, ओके। हम लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक। तो हमारे सामने ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से पहले समझ लो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, तब हम लोग यहाँ पर आएंगे। अब जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है मल्टीप्लिकेशन सीरीज की बात की जा रही है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज की बात की जा रही है। तो हम लोग पहले जानेंगे ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज होता क्या है। लेकिन इससे पहले क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, एबल्स टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, और इस दोनों पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखे थे कॉस एन थीटा बटे एन पर पावर के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नहीं किए हो तो एबल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट, इस दोनों को तो कंप्लीट कर लेना। साथ ही साथ आप इस दोनों के आधार पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट कर लेना। दैट्स क्लियर, ठीक। इसका प्लेलिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाओ वहाँ पर, आप देखना जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। और ये 3 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही लेना आप। हम लोग अपने थ्योरम की तरफ आते हैं। इस थ्योरम में पहले हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज, उसके बाद इस थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज में हमको कोई 2 सीरीज दिया हुआ रहेगा। तो जस्ट एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज को भली भांति समझ लेंगे। जैसे हमारे सामने कोई 2 सीरीज है, A1 A2x A3x स्क्वायर, इस तरह का कोई 2 सीरीज है। और एक सीरीज ले लेते हैं हम लोग B1 B2x। और ध्यानपूर्वक समझो, अगर इसको समझ लोगे ना, मतलब अगर सिर्फ ये एग्जाम्पल समझ लोगे, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज पर जो भी क्वेश्चन आगे आने वाला है, सारा क्वेश्चन बड़े आराम से क्लियर होगा। तो अपने सारे ज्ञान इंद्रियों को यहाँ पर लगाओ और अपना संपूर्ण प्रयास दो यहाँ पर, ठीक है। B3x स्क्वायर समझ में आया। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, A1 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ। तो A1 B1 ध्यानपूर्वक करो, फिर A1 B2x, फिर नेक्स्ट A1 B3x स्क्वायर। चलो जी, डॉट 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 डॉट, नेक्स्ट A2x और B1। तो A2 B1x A2 B2x स्क्वायर, फिर नेक्स्ट A2 B3x क्यूब A2 B3x क्यूब, फिर डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट A3x स्क्वायर इंटू B1। तो A3 B1x स्क्वायर प्लस A3 B2x क्यूब, A3 B2x क्यूब, फिर नेक्स्ट A3 B3 x पे पावर 4। इस तरह मेरा मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या फ़ायदा हुआ उसको देखेंगे। अब हम लोग वैसे टर्म को देखेंगे जिसमें x नहीं है। इस टर्म में x नहीं है, इसके अलावा और कोई टर्म खोजो, नहीं मिलेगा। तो A1 B1 प्लस फिर x वाला टर्म खोजते हैं हम लोग। x वाला टर्म ये है A1 B2x, और कोई है A2 B1x, और कोई नहीं है। तो सिंपल सा x वाला टर्म यहाँ लिखेंगे, A1 B2 प्लस A2 B1। अब हम लोग x स्क्वायर के टर्म पर आएंगे। तो x स्क्वायर का टर्म A1 B3 और A2 B2, और है हाँ जी A3 B1 भी है, ठीक, A3 B1 हो गया। अब हम लोग x क्यूब वाले टर्म को देखेंगे, ये है A2 B3 है। लेकिन अब ध्यानपूर्वक देखो, अब इतना मत सोचना, अब इसके आधार पर हम लोग करेंगे।
यहाँ तक कंप्लीट सबका। यहाँ देखो पहला टर्म कैसे बना, जब हम लोग पहले सीरीज का सिर्फ फर्स्ट टर्म तक गए, A1 तक। इसको मैं चिरकुट में समझाता हूँ। कहाँ गया चिरकुट, आजा भाई आजा। ध्यानपूर्वक देखो, हम लोग दो सीरीज लेके चल रहे हैं। AN वाला सीरीज है, एक BN वाला सीरीज है ना। A1 B1 कैसे आया, जब A1 वाले सीरीज से हम सिर्फ पहला टर्म लिए A1 और B1 वाले सीरीज से हम लोग पहला टर्म लिए B1। इस दोनों का मल्टीप्लाई किए तो पहला टर्म आ गया। सेकंड टर्म कैसे आया, जब पहला सीरीज से A1 और A2 लिए, सेकंड सीरीज से B1 और B2 लिए, तो इसका कन्वर्सली मल्टीप्लाई हुआ। A1 का मल्टीप्लाई B2 के साथ, फिर A2 का मल्टीप्लाई B1 के साथ, तब जाकर के ये टर्म आया। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट टर्म जो आया हमारा, उसमें हम लोगों ने 3 टर्म लिया। कौन कौन, A1 A2 और A3। फिर नेक्स्ट B1 B2 और B3। इसका भी कन्वर्सली मल्टीप्लाई करेंगे। A1 B3 A2, ध्यानपूर्वक देखो, A2 B2 फिर A3 B1, है ना, कन्वर्सली मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो टर्म आएगा, सिंपल सा 4 हम लोग टर्म लेंगे। जितना पावर हो रहा है उससे एक अधिक टर्म ले रहे हैं, तो यहाँ पावर क्यू आएगा तो उससे एक अधिक टर्म, 4 टर्म लेंगे। तो यहाँ पर आपका A3 है ना, एक A4 भी आ गया, यहाँ पर B4 आ गया। सिंपल सा A1 B4 प्लस A2 B3 प्लस A3 B2 प्लस A4 B1, इस तरह आपका ये टर्म आ जाएगा। इसको डॉट डॉट कर देते हैं हम लोग और सीधा nवां टर्म लिखेंगे, जब यहाँ पर AN हो और यहाँ पर BN हो तो मल्टीप्लाई करो। nवां टर्म लिख रहे हैं, जो कि ये आपको याद रखना है। A1 BN प्लस फिर A2, इससे एक कम BN-1 प्लस A3 BN-2। इस तरह ये टर्म चलेगा आपका। और जो लास्ट टर्म आएगा, यहाँ देखो AN-1 B2 प्लस AN B1। बस ये आपका टर्म किसका हुआ, चूंकि ये n टर्म है तो इससे एक कम पावर होता है। यहाँ पर n-1, यहाँ पर 3 टर्म था तो इससे एक कम 2 पावर हुआ। इस तरह हम लोग n टर्म तक का लिखे। तो यहाँ पर आपको इसको याद रखना होगा। तो इसका अलग अलग नाम रख लेते हैं। इसका नाम हो गया C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3, इसका नाम Cn। अब यहाँ से आपको जो लर्न करना है, याद करना है कि Cn का वैल्यू होता है A1 BN प्लस A2 BN-1, जो कि इसके बाद आने वाला हर एक सवाल में ये टर्म यूज होने वाला है। तो इसको कंप्लीट कर लो, वरना समझ तो गए ही हो कैसे कैसे हम लोग करते हैं। 2 सीरीज लिखेंगे, इसका कन्वर्सली मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो A2 BN-1 प्लस A3 BN-2 प्लस डॉट 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 प्लस AN-1 इंटू B2 प्लस AN B1। ये हमारा Cn का वैल्यू है। इसी से हम लोग C1 C2 C3 निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ तो हमारा C1 दिया हुआ ही है कि A1 B1। जैसे n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो A1 B1, 2 पुट करेंगे। वैसे भी यहाँ पर C2 का वैल्यू है A1 B2 प्लस A2 B1, 2 भी पुट करोगे तो A1, ध्यानपूर्वक देखना, हम n का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो A1 B2 फिर A2 B1, A2 B1। इस तरह ये वैल्यू याद हुआ। एक नहीं 5 बार पढ़ो, एक नहीं क्या हुआ, जितना बार पढ़ना है उतना बार पढ़ के इसको याद कर लो। सिर्फ इस टर्म को याद करना है आपको, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। कंप्लीट हो गया आपका। चलो अब हम लोग अपने थ्योरम पर आते हैं। इस थ्योरम का स्टार्टिंग ही होगा, पहले समझेंगे थ्योरम में क्या दिया हुआ है और हमको क्या प्रूव करना है। उससे पहले हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं। आपका इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कौन सा, कुशिस थ्योरम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 सीरीज। थ्योरम लिखने से पहले
आप समझ लो इसमें दिया हुआ क्या है और हमको प्रूफ क्या करना है, तब भली भांति आपको समझ में आएगा। हमको कोई जो दो सीरीज दिया हुआ है, एक सीरीज है समेसन an और एक सीरीज है समेसन bn। अगर ये हमको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिया हुआ है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता क्या है? अगर कोई सीरीज समेसन an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है कि वो कन्वर्जेंट होगा। किसका कन्वर्जेंट होगा? याद रखने के लिए आप समझ लो, ये एब्सोल्यूट जो है ना, यहाँ आकर के मोड बन जाता है, तो समेसन मोड n जो है वो कन्वर्जेंट होगा। एक बार फिर समझो, अगर समेसन an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसका मोड भी कन्वर्जेंट होगा। सिंपल सा। तो यहाँ पर an और bn दोनों दिया हुआ है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो सिंपल सा इस दोनों का मोड क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा, जो आगे हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे भी। समेसन मोड an एंड समेसन मोड bn हमारा कन्वर्जेंट होगा। यहाँ से बातें समझ में आई? ठीक। और तब हमको प्रूफ करना है। हमको क्या प्रूफ करना है वो भी देखो। सिंपल सा हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि cn क्या होता है? इसी an और bn का जब कन्वर्सली प्रोडक्ट करेंगे cn मेरा बन जाएगा। तो हमको प्रूफ करना है cn भी मेरा जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। इस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ? कि समेसन मोड cn मेरा कन्वर्जेंट होना। अगर हम लोग मोड cn को कन्वर्जेंट दिखा दिए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि समेसन cn जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ये पहला टर्म प्रूफ करने के लिए हमको ये प्रूफ करना होगा। सेकेंड जो प्रूफ करना है कि समेसन cn का वैल्यू ab के बराबर है। अच्छा, सेकेंड वैल्यू बाद में, पहले फर्स्ट वैल्यू प्रूफ करेंगे, दैट इज समझेंगे। तो समेसन cn का वैल्यू हमको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिखाना है, तो अपना सारा ध्यान इसके मोड पर लगा देना हम लोग को। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़े हुए क्या है? cn का वैल्यू ये पढ़े हुए, ये चीज लिखेंगे। उससे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख करके cn का वैल्यू तक लिखते हैं। ठीक, छूमंतर में वहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं। देखो कैसे। चलो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। क्या कितना समय लगा? आपने अपना पलक बंद किया होगा और खोला होगा, देखा होगा आपने, अरे भाई यहाँ तक पहुँच गए आप। हाँ जी, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। देखो सिंपल सा, जो चीज़ मैंने यहाँ पर कहा वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि an और bn एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब हमको प्रूफ करना है कि cn जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा और इसका सम जो है ab के बराबर होगा। यही हमको प्रूफ करना है। समझ में आया क्या प्रूफ करना है? आगे चलो। हम लोग पढ़े हुए हैं कि cn का वैल्यू ये होता है। हमको मोड cn निकालना है, तो मोड लगा लो दोनों तरफ। अच्छा जी, इधर भी मोड, इधर भी मोड। अब हम लोग मोड का प्रॉपर्टी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं। मोड कहता है कि अगर a प्लस b में मोड है, ध्यानपूर्वक समझना, अगर a प्लस b में मोड है, इसको अलग अलग करेंगे ना, इसको क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? मोड a प्लस मोड b का वैल्यू, ये वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा, मे बी इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब अगर इसको अलग अलग मोड करेंगे तो इसका वैल्यू और ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, इसका अलग मोड किए a1 bn का, तो अलग अलग मोड में ये टूट जाएगा। a1 का अलग मोड, bn का अलग मोड। इसी तरह इसको सबको तोड़ो। अच्छा जी, तोड़त है। तब तक आप मूंगफली खा लो, हम लोग इसको तोड़ते हैं। हाँ, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया आपका B1 तक। चलो जी, cn का वैल्यू निकल चुका है, मोड cn का वैल्यू। अब सिंपल सा समझना है। अब क्या समझना है कि इस सारे टर्म को हम लोग मान लेते हैं क्या? ओमेगा n। यहाँ लिख लो वेयर ओमेगा n इक्वल टू ये सारा टर्म आप लिख लेना। अब देखो हम लोग पढ़े हुए हैं, कहाँ पे लिखो? यहीं पे लिखता हूँ, इसको आप लिख भी लेना क्वेश्चन में। हम लोग पढ़े हुए हैं अगर समेसन an और समेसन bn अगर ये कन्वर्जेंट हो, तब जाकर के समेसन an
इंटू बी एन, जो कि हमारा समेसन सी एन का सिंबल है। प्रोडक्ट सीरीज में आपने पढ़ा है समेसन सी एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पर भी तो क्या, यहाँ पर क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा साइन है ये, यहाँ पर भी तो इसका मोड समेसन ए एन का मोड और समेसन बी एन का मोड, कहीं खोजो समेसन ए एन का मोड और समेसन बी एन का मोड कन्वर्जेंट है कि नहीं है, दिख रहा है कहीं कन्वर्जेंट है? अगर इसका मोड कन्वर्जेंट है इसका मतलब हो गया इसका जो प्रोडक्ट होगा, भले ही वो कन्वर्सली प्रोडक्ट हो रहा हो, जो इसका प्रोडक्ट होगा समेसन कौन सा है, अच्छा सॉरी यहाँ ओमेगा एन है ना, समेसन ओमेगा एन। ओमेगा एन का मतलब हो गया क्या, उसका मोड है, सी एन का मोड है, सी एन के मोड को हम लोग ओमेगा एन कहें। तो ओमेगा एन ये भी हमारा कन्वर्जेंट होगा। बातें समझ में आई? तो लिखो यहाँ पर हियर समेसन ए एन का मोड एंड समेसन बी एन का मोड इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर जब ये दोनों कन्वर्जेंट है इसका मतलब हो गया समेसन ओमेगा एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। समेसन ओमेगा एन कन्वर्जेंट हो चुका है, इसका मतलब हो गया अगर ये कन्वर्जेंट समझ रहे हो, जैसे मान लो संख्या रेखा में यहाँ से वैल्यू हम लोग n तक का कोई सम किए, कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा है 1 + 2 + 3 प्लस, इसको हम लोग 100 तक सम कर रहे हैं, फाइनाइट वैल्यू आया तो वो मेरा कन्वर्जेंट है। इसका मतलब 100 से पहले भी मेरा ऑल नंबर के लिए कन्वर्जेंट होगा। ये हमेशा पूरा का पूरा श्योर रहो, अगर 100 तक का सम निकल रहा है इसका मतलब है कि 100 से कम कोई भी नंबर लो, 80 लो 90 लो, वहाँ तक का भी सम निकलेगा। ठीक, अगर ये कन्वर्जेंट हो रहा है तो इससे पहले वाला, इससे छोटा वैल्यू भी कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब हो गया देयरफॉर समेसन दैट इज मोड सी एन इज कन्वर्जेंट। यहाँ समेसन लगाए हो ना, हमको समेसन का भी कन्वर्जेंट दिखाना है ना। अच्छा जी, इधर समेसन लगा दो दोनों बगल। ठीक, समेसन दैट इज सिग्मा ओमेगा एन कन्वर्जेंट हुआ तो सिग्मा मोड सी एन भी कन्वर्जेंट होगा। इसको सिग्मा भी पढ़ते हैं और समेसन भी पढ़ते हैं। जब मोड सी एन कन्वर्जेंट हो गया इसका मतलब हो गया सिग्मा सी एन क्या हो गया, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। देयरफॉर सिग्मा सी एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। हमारा ये पहला टर्म प्रूव हो गया। अब हम लोग सेकेंड टर्म प्रूव करेंगे कि सी एन दैट इज सिग्मा सी एन का वैल्यू ए बी के बराबर हो रहा है। चलो जी अपने सेकेंड टर्म पर आते हैं, सेकेंड प्रूफ, इसी का सेकेंड प्रूफ। अगर देखो प्योर मैथ की एक बहुत अच्छी बात है कि अगर ए, ध्यानपूर्वक समझना, अगर ए और बी बराबर है तो इसको प्योर मैथ में हम लोग लिख सकते हैं कि बी और ए को जब घटाएंगे इसके बीच करीबन करीब 0 का गैप होगा, और प्योर मैथ 0 को एप्सिलॉन कहता है, लेस देन एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन से भी छोटा होगा, करीबन करीब 0 के बराबर b - a का वैल्यू। इसका मतलब हम लोग जो, ध्यान से देखना, हम लोग क्या करते थे, समेसन ए एन और समेसन बी एन लिखते थे, इस दोनों का प्रोडक्ट करते थे। इसको हम लोग समेसन ए एन को कैपिटल ए एन का दिए, इसको हम लोग कैपिटल बी एन का दिए। जब इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो सी एन को देगा। अच्छा जी, सी एन को दिया क्या, ए एन और बी एन का मल्टीप्लाई। इसका मतलब जो सी एन है उसका वैल्यू ये हो रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है। जब इस दोनों को घटाएंगे तो उसका गैप करीबन करीब एप्सिलॉन के बराबर होगा। यही चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियरली वी हैव क्या कि ए एन और बी एन और सी एन को आपस में घटाएंगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, अगर एप्सिलॉन के बराबर हो जाए इसका वैल्यू ए एन बी एन माइनस सी एन, इसका वैल्यू अगर एप्सिलॉन के बराबर होगा तब जाकर के ये दोनों आपस में बराबर होगा, जो कि हमको प्रूव करना है। अब आप बोलोगे भैया हमको ए बी प्रूव करना है। अरे भाई ये एनवां टर्म तक है, बाद में इन्फिनिटी कर देंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमारा जो है जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। अच्छा जी, अच्छा उससे पहले हम लोग जो ये सब माने हुए हैं ए एन बी एन, इसको लिख लेते हैं क्या, लेट, इसके पहले ऊपर पे लिख लेना समेसन
ए एन का वैल्यू ए एन है, समेशन बी एन का वैल्यू बी एन है। जब इसको एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ए एन जो है ए के बराबर हो जाएगा, दैट इज ए एन टेंस टू ए, और बी एन जो है टेंस टू बी। इसको समझ गया? ठीक। अब ध्यान दो, अगर इसका मोड कर दिया जाए, इस सारे टर्म का मोड कर देंगे तो इधर क्या होगा, इससे ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा। हाँ जी, इसका मोड करते हैं, सी एन का मोड। अरे यहाँ समेशन सी एन के बराबर होता है ना। अरे यहाँ देखो, जब इसका सारा का सम कर देंगे C1 + C2 + C3, वो तो समेशन ऑफ सी एन के बराबर होगा ना। इसका मतलब यहाँ समेशन ऑफ सी एन लिखना चाहिए था हम लोग को। ठीक है, देखो समेशन ऑफ सी एन लिखना चाहिए, तो समेशन ऑफ सी एन इसके बराबर। हाँ, अब हम लोग देखते हैं इसका सबका मोड करेंगे। तो सी एन का मोड क्या था, ओमेगा एन, तो ओमेगा एन समेशन ओमेगा एन, तो यहाँ लिख लो मोड सी एन किसके बराबर है, ओमेगा एन के बराबर है। ऐसे भी आप लिख सकते हो समेशन सी एन का मोड समेशन ओमेगा एन के बराबर है, माइनस ए एन का मोड और बी एन का मोड। यहाँ लिख लो लेट ए एन का मोड को हम लोग मान लेते हैं एस एन, और बी एन के मोड को हम लोग मान लेते हैं टी एन। तो यहाँ लिखो एस एन इंटू टी एन। दैट्स क्लियर। अब लोग अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि नाउ फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम में हम लोग पढ़े हुए, अरे मैंने बताया था ना अभी, अगर ये दोनों कन्वर्जेंट ये आपस में बराबर होता है, ओमेगा एन का वैल्यू क्या होता है, इस दोनों का प्रोडक्ट। इससे पहले मैंने बताया था, आपको बताया था ना। तो इसका मतलब हो गया प्रीवियस थ्योरम से ओमेगा एन का वैल्यू ये होता है, क्योंकि मोड ए एन हमको कन्वर्जेंट दिया हुआ है। मोड ए एन समझ रहे हो ना। अरे इसका मोड की है, इसका मोड कन्वर्जेंट था, और मोड बी एन भी क्या है, कन्वर्जेंट है। इसका मतलब हो गया जो समेशन ओमेगा एन है ना, वो टेंस करेगा एस एन टी एन को। मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। कब? जब हम लोग एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। इसका मतलब हो गया जब ये दोनों आपस में बराबर है, इसका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। देयरफॉर एस एन टी एन माइनस सिग्मा ओमेगा एन टेंस टू एप्सिलॉन, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। देखो ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहा, हम लोग इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाएं, बिकॉज इससे पहले मैंने बताया था कि ओमेगा एन का वैल्यू दोनों मोड वाले टर्म को कन्वर्सली प्रोडक्ट करने पर प्राप्त होता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, और जब बराबर हो गया इसका सब्ट्रैक्शन वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन एप्सिलॉन। जब ये लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मोड ए एन बी एन माइनस सिग्मा सी एन, इसका वैल्यू भी जो है लेस देन, ये टर्म था ये खुद एप्सिलॉन से छोटा है, इसका मतलब ये भी एप्सिलॉन से छोटा होगा। जब ये एप्सिलॉन से छोटा निकल गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। देयरफॉर समेशन सी एन टेंस टू ए एन बी एन। इफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ए एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ए एन टेंस टू ए होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और बी एन टेंस टू बी होता है। इसका मतलब सिग्मा सी एन का वैल्यू ए बी के बराबर हुआ। देयरफॉर सिग्मा इसको टेंस किया, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। सिग्मा सी एन इक्वल टू ए बी। प्रूफ। कहीं कहीं पर क्या होता है, सिग्मा सी एन को कैपिटल सी एन लिख दिया जाता है, कोई नहीं आप लिख सकते हो सिग्मा स्मॉल सी एन इक्वल टू कैपिटल सी एन, और कैपिटल सी एन का सिंबल कुछ अलग कर देना, इस तरह लगा देना, तो डाउट नहीं होगा आपको। मैंने नहीं लिया है, अगर आप चाहते हो लेना तो यहाँ लिख देना हियर सिग्मा सी एन इक्वल टू कैपिटल सी एन, हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पहले ही कैपिटल सी एन लिया था, फिर मैंने सोचा हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, फिर उसको सिग्मा सी एन मैंने कंप्लीट कर लिया। ओके, अच्छा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे फेल्योर ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीरीज। जो ये कुशी साहब ने ये थ्योरम दिया था, ये किसी किसी क्वेश्चन में फेल भी कर जाता है, मतलब उसके फेल्योर को पढ़ने वाले हैं, उसका फेल्योर काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।